नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो आज हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और चैप्टर है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 वीडियो हम लोग बना चुके हैं और ये छठा वीडियो है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तरह से कर लेते हो तो नीट में 10 से 12 क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हाइड्रोकार्बन में किस तरह के कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको कंसेप्ट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर एक कंपाउंड है जिसका नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन और वो सोडियम और ईथर के साथ मिलके एक कंपाउंड बनाता है। तो आपको ए का पता करना है। अब देखिए बच्चों, जब कोई एल्काइल हैलाइड सोडियम और ईथर के साथ रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुर्ज रिएक्शन। ठीक है। और वुर्ज रिएक्शन में जो एल्किल हैलाइड है वो किसमें कन्वर्ट होता है? हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों होता क्या है कि एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। आप देखिए यहां पर मैं लिखता हूं CH3 CHCl और इधर भी CH3, इधर होगा 2Na प्लस Cl CH3 या फिर CH होगा और CH3। अब क्या होगा, सोडियम क्लोरीन को लेके निकल जाएगा और दोनों प्रोपाइल चेन इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगी। तो बच्चों आपको देखो इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, एक प्रोपाइल चेन रही, दूसरी प्रोपाइल चेन रही, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड बी द मेन प्रोडक्ट व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड? प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और रिएक्शन किसके साथ करनी है? HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब देखिए बच्चों, जब किसी एसिमेट्रिक एल्कीन पर HBr का एडिशन होता है, केवल HBr है ना, और पेरोक्साइड हम यूज करते हैं, तो वहां पर रिएक्शन होती है किसके अकॉर्डिंग? एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में जो ये HBr है इसका नेगेटिव पार्ट किनारे वाले कार्बन पर जाएगा और जो H है वो बीच वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो यहां पर हमें प्राइमरी एल्किल हैलाइड यानी CH3CH2Br ये आंसर हो जाएगा। तो CH3CH2CH2Br। अब देखिए बच्चों, अगर यहां पर पेरोक्साइड नहीं होता तो रिएक्शन होती मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, तो तब आपको ये ए वाला प्रोडक्ट मिलता है यानी 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो ये फर्क है एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ एडिशन में। क्वेश्चन नंबर 3, द रिडक्शन ऑफ 4-ऑक्टाइन विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्विनोलिन गिव्स। तो देखिए बच्चों, जब कोई एल्काइन रिड्यूस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ PD और CaCO3 और साथ में क्विनोलिन, तो क्या बनता है? एल्कीन। और अगर इस एल्काइन में डबल बॉन्ड बीच में आते हैं तो बच्चों वो एल्कीन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी, यानी वो सिस भी हो सकती है और ट्रांस भी हो सकती है। ठीक। जो 4-ऑक्टाइन है उसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बिल्कुल बीच में आते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब एक सिस एल्कीन बनेगी, एक ट्रांस एल्कीन बनेगी। अब सिस बनेगी, ट्रांस बनेगी, ये डिसाइड कौन करेगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो PdCaCO3 है उसके साथ बच्चों सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अगर आपके पास लिक्विड अमोनिया होता तो यहां पर जो एल्कीन बनती वो बनती ट्रांस। क्लियर? तो PdCaCO3 के साथ सिस और लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रांस, तो यहां पर PdCaCO3 है तो आंसर हो जाएगा सिस ऑक्टीन। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following cannot prepared by वुर्ज रिएक्शन? अब देखिए बच्चों, वुर्ज रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिससे हम केवल सिमेट्रिकल एल्कीन बना सकते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन यानी जिन एल्कीन में इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, 2, 4, 6, 8 है ना। अब देखो इस पे 2 है, इस पे 4 है। ठीक। लेकिन बच्चों यहां पर जो है एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वुर्ज रिएक्शन से कभी भी आप मीथेन की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं।
तो यहां पर दो आंसर पॉसिबल है, एक तो प्रोपेन नहीं बन सकता और दूसरा मेथेन भी नहीं बन सकता है। तो आंसर हो जाएगा ए एंड सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन द चेन इनिशिएशन स्टेप इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो जब हम मेथेन का क्लोरीनेशन करते हैं तो हमें मिलता है CH3Cl और इसके बाद H निकलते जाएंगे और Cl लगते जाएंगे, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। क्लियर। तो बच्चों इसमें क्या होता है, दिस इज ए टाइप ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1 इनिशिएशन, नंबर 2 प्रोपागेशन और नंबर 3 टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में सबसे पहले जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसका हीमोलाइटिक क्लीवेज होता है और वो क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनिशिएशन में हमें क्लोरीन फ्री रेडिकल का जनरेशन होता हुआ दिखता है। तो आंसर हो गया ए। ठीक है। और प्रोपोगेशन में जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो मेथेन पर अटैक करेगा और मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएगा, तो वो आगे की प्रोसेस अलग है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन का मतलब टॉलेंस रिएजेंट हुआ, टॉलेंस रिएजेंट। अब देखो बच्चों यहां पर सारी एल्काइन है, तो वो एल्काइन जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। तो देखो बच्चों इस एल्काइन में हाइड्रोजन है, इस एल्काइन में भी हाइड्रोजन है, इस एल्काइन में भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहां देखिए 2 ब्यूटाइन इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगी क्योंकि एसिडिटी शो ही नहीं कर सकता। 7, व्हेन 2 alkyne is treated with sodamide the product will be 2 alkyne, तो 1 2 3 4 और ट्रिपल बॉन्ड बीच में है और ये सोडामाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है NaNH2। अब देखिए बच्चों सोडामाइड एक बेस है और एल्काइन एसिडिक होती है, लेकिन जो 2 alkyne है इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सोडामाइड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगी। तो आंसर हो जाएगा नन। क्वेश्चन नंबर 8, एन एल्काइन C7H12 ऑन रिएक्शन विद हॉट एल्कलाइन KMnO4 एंड सब्सिक्वेंट एसिडिफिकेशन विद HCl यील्ड ए मिक्सचर ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, द एल्काइन विल बी। अब देखिए बच्चों हमारे पास कोई एल्काइन है, सब एल्काइन है और अगर हम उसकी रिएक्शन करते हैं हॉट एल्केलाइन KMnO4 तो ये एल्कलाइन डिग्रेड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती है और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर होता है, यानी 2 टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। ठीक है। क्योंकि जो हॉट KMnO4 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एल्काइन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए बच्चों यहां पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिले हैं, तो हमेशा होता क्या है कि जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां से चेन ब्रेकडाउन होती है और जितने कार्बन लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे और जितने कार्बन राइट हैंड साइड जाएंगे उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो अब ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनको आप इस तरह से लिखो। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये है COOH, यहां पर लिखते ज्यादा अच्छा रहेगा, जगह भी कम पड़ गई है। चलो 1 2 और ये 3, ये COOH और दूसरे वाले को इस तरह लिखो H डबल बॉन्ड O C और इधर CH2 एंड CH3। अब देखिए बच्चों इन दोनों को आप ऐड करो और उसके बीच में लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि जब ट्रिपल बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा तभी जाके COOH जाएगा। तो ये जो एल्काइन है वो इस तरह की पॉसिबल है। देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन। यस, तो यहां से जब ये ब्रेकडाउन होगा तो 3 कार्बन का एसिड ये बनेगा और एक जो है 4 कार्बन का एसिड इस तरह का बनेगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा, देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6, यानी 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन, 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए बात मेरी? तो केवल कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ना है और बस वो COOH हटा के
ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। 9 एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन। तो एंटी मार्कोनिकॉफ या मार्कोनिकॉफ एडिशन तभी होगा जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। अगर कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है तो बच्चों कभी भी एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिक एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। और सिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी है? 2 ब्यूटीन। तो 2 ब्यूटीन में आप Br को चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कंडीशन में 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही बनेगा। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स HX डिक्रीज इन ऑर्डर ऑफ। तो बच्चों देखो, हमारे पास कोई एल्कीन है और वो HX के साथ रिएक्शन कर रही है, यानी एडिशन रिएक्शन हो रही है यहां पर, है ना, और क्या बना रही है? एल्काइल हैलाइड। अब देखो, ये एल्कीन जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी HX उतना जल्दी रिएक्शन करेगा, और ये एल्कीन कब रिएक्टिव होगी? जब जो है इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। और बच्चों हमेशा ये ध्यान रखना, उस एल्कीन की स्टेबिलिटी कम होती है जिस एल्कीन पर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन कम होते हैं, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ। ठीक, तो अब हमारे पास 3 एल्कीन है, एक ब्यूटीन, एक प्रोपीन, एक एथीन। तो एथीन हुई हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन होती है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ब्यूटीन है। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम इन तीनों एल्कीन की स्टेबिलिटी को हाइपर कंजुगेशन पर सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखो, इस एल्कीन में ये अल्फा कार्बन है तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस एल्कीन में ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो जो 1 ब्यूटीन है उसकी स्टेबिलिटी कम है, जो प्रोपीन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और जो एथीन है उस पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा प्रोपीन, उसके बाद ब्यूटीन और उसके बाद एथीन। ठीक है, तो इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो ये होगा, यानी एथीन मोर रिएक्टिव, ब्यूटीन उससे कम, और प्रोपीन सबसे कम। एथीन, ब्यूटीन एंड प्रोपीन। लेकिन बच्चों ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। हाँ, हो सकता है कि इन्होंने ब्यूटीन की जगह में 2 ब्यूटीन लिखना चाहिए था, तब जाके हमारे पास ऑप्शन होता ये वाला, सी वाला। तो एथीन मोर रिएक्टिव, प्रोपीन उससे कम, और 2 ब्यूटीन सबसे कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि 2 ब्यूटीन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का जस्ट अपोजिट ऑर्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ये एक एल्काइन है और ये इसका रिडक्शन हो रहा है, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, और दूसरा लिंडलार कैटलिस्ट। अब देखो बच्चों, RC ट्रिपल बॉन्ड CR, एक साइड है हमारे पास ये वाला, ये सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, और दूसरा हमारे पास है लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट इज PdCaCO3, इसको भी हम लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं, और जो सोडियम और लिक्विड अमोनिया है इसको हम बोलते हैं बर्क रिएजेंट। ठीक है, तो अब देखो, दोनों का काम रिडक्शन करना है, एक करेगा सिस और दूसरा करेगा ट्रांस। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि जो PdCO3 है वो सिस बनाता है, जबकि सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया ट्रांस बनाता है। तो B बनाएगा सिस और A बनाएगा ट्रांस। तो A होगा ट्रांस और B होगा सिस। A विल बी द आंसर। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 गिव्स। देखो बच्चों, जब किसी एल्काइन का HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में, यहां पर H+ और यहां पर Hg2+, हाइड्रोलाइसिस होता है, तो वो हाइड्रोलाइसिस किसके अकॉर्डिंग होता है? मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। तो बच्चों जो OH है वो इधर आएगा और जो H है वो इधर जाएगा। तो अब ये कंपाउंड आपको इस तरह का दिखेगा। अच्छा, बेंजीन नहीं है यहां पर, है ना, ये होगा C, इधर आएगा OH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए बच्चों, ये है एक तरह का इनॉल, और ये दूसरी फॉर्म में आ सकता है जिसको हम बोलते हैं कीटो। तो ये डबल बॉन्ड इसकी तरफ जाएगा और ये HCS2 की तरफ आएगा।
तो अब आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा, देखो C डबल बॉन्ड O एंड CH3 यानी कीटोन की फॉर्म में। तो बच्चों कहां पर ऐसा दिख रहा है, ये C। तो जब भी किसी एल्काइन का हाइड्रोलाइसिस होता है HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर वो एल्काइन इथाइन होती है तो आपको क्या मिलेगा, एसिटिल्डिहाइड। और इथाइन के अलावा और कोई भी एल्काइन होगी तो हमेशा आपको कीटोन मिलेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, एक कंपाउंड C5H8 react with ammonical silver nitrate to give white PPT and react with excess KMnO4 solution to give carboxylic acid. The compound will be। अब देखो ये एक हमारे पास एल्काइन है C5H8। C5H8 इज ए एल्काइन। और बच्चों वो एल्काइन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, और क्या बना रहा है, व्हाइट पीपीटी। तो वो एल्काइन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगी जिस एल्काइन में टर्मिनल CH बॉन्ड होगा, यानी एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। क्लियर। पहली कंडीशन। तो एसिडिक हाइड्रोजन देखो इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इन दोनों में आंसर आ सकता है। अब ये बोल रहा है कि आपको जो है ऑक्सीडेशन करने पर इस तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, तो कहीं ना कहीं उस एल्काइन का फॉर्मूला ये होना चाहिए, देखो बच्चों C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये जो कार्बन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो ऐसी एल्काइन कौन सी है, ये वाली देखो बिल्कुल स्ट्रक्चर मैच कर रहा है, तो B विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक। Which one of the following gives only one monochloro derivative? तो जब भी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का कंसेप्ट आता है तो आपको क्या देखना है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिलेंगे। तो बच्चों एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव उससे मिलेगा जिसमें एक ही टाइप का हाइड्रोजन होगा, तो वो किसमें मिलता है आपको, नियोपेंटेन। और नियोपेंटेन का फॉर्मूला होता है ये देखिए CH3 एंड CH3। देखो सारे हाइड्रोजन का टाइप एक जैसा है, तो इससे केवल आपको एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिलने वाला है। 15, फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन इज ए एग्जांपल ऑफ। तो एल्कीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन यानी X2, और फोटोकेमिकल यानी यहां पर लाइट की प्रेजेंस होगी। तो बच्चों इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल 16। व्हेन 1 मोल ऑफ एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ प्रोपेनोन, द एल्कीन विल बी। प्रोपेनोन का मतलब होता है ये एसीटोन। तो ये 2 मोल बन रहे हैं। अब इन दोनों को आप जोड़ो बच्चों, देखो एक ये रहा और दूसरा ये रहा, तो दोनों O को आपको पास पास लाना है, दोनों के सिरे एक दूसरे से टच होने चाहिए। अब इन दोनों O को हटा दो और बीच में डबल बॉन्ड रख दो, तो जो भी आपको एल्किन मिलेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर एल्किन है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2ईन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2ईन। अब देखो बच्चों जब आप किसी एल्किन का ओजोनोलाइसिस करते हो तो डबल बॉन्ड से वो एल्किन ब्रेक डाउन हो जाएगी और यहां पर एक कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा और यहां पर भी एक कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। तो दोनों क्या बनाते हैं, एसीटोन बनाते हैं और सिमिलर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, यहां पर एक एल्कीन है और उसकी रिएक्शन हो रही है HBr से। रिएक्शन कंडीशन नहीं दे रखी है, इसका मतलब मार्कोनिकॉफ एडिशन होने वाला है। तो बच्चों देखो सबसे पहले क्या होगा कि इस एल्कीन पर H+ अटैक करेगा और वो इसको कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर देगा। तो एक कार्बोकैटायन ये बना और दूसरा कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, ये प्राइमरी वाला बनेगा। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है, तो अब सेकेंडरी के थ्रू हम रिएक्शन करने वाले हैं। अब देखिए बच्चों ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो क्या सेकेंडरी कार्बोकैटायन और स्टेबल हो सकता है, यस। यहाँ पर ये H यहाँ ट्रांसफर होगा और प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो अब आपको एक नया कार्बोकैटायन देखने को मिलेगा, ये टर्सरी। ठीक है। और अब जो Br- है वो इस कार्बोकैटायन पर अटैच होकर इसको मेजर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा।
तो बच्चों ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट बी। तो बच्चों इसी तरह आपको करना है, जब भी आपको ऐसा कोई कार्बन दिखे जो टर्सरी है और डबल बॉन्ड आपको प्राइमरी में दिखे, तो हमेशा आपको कार्बोकैटायन को रीअरेंज करके मैक्सिमम स्टेबल करना है, तब जाके बीआर का एडिशन करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 18, तो यहां पर पूछा है बायर रिएजेंट इज, तो बायर रिएजेंट होता है एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, और एक्चुअली में ये 1% होता है, 1% एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बायर रिएजेंट। और बायर रिएजेंट बच्चों एक तरह का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH इज स्पेसिफिक फॉर, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH इज स्पेसिफिक फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन, और किसकी एलिमिनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन, तो बच्चों हो जाएगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और आपने पढ़ा होगा जब कोई एल्काइल हैलाइड एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो यहां पर हमें एल्कीन मिल जाती है, और क्या निकलता है, HX। क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following alkene will react faster with H2 under catalytic hydrogenation condition। अब देखो बच्चों, वो एल्कीन जल्दी रिएक्ट करेगी जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी, लेस स्टेबल द रिएक्शन, लेस स्टेबल द एल्कीन, मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो बच्चों, एल्कीन पर जितने आर लगते जाएंगे एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। देखो इस पर 4 आर है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इस पर 3 आर है उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी, अब देखो ये इस पर भी 2 आर है, इस पर भी 2 आर है। अब एक चीज बच्चों आपको ध्यान रखनी है, अगर 2 आर एक ही कार्बन पर होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बजाय दोनों आर अलग अलग कार्बन पर, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए की स्टेबिलिटी सबसे कम है तो ये जल्दी रिएक्शन देगा। 21, ए रिएजेंट यूज्ड टू टेस्ट अनसैचुरेशन इन एल्कीन, तो एल्कीन में अनसैचुरेशन को पता करने के लिए 2 रिएजेंट होते हैं, एक होता है बच्चों Br2 इन कार्बन टेट्राक्लोराइड और दूसरा होता है बायर रिएजेंट। तो बायर रिएजेंट मैंने आपको अभी बताया था 1% एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन और Br2 CCl4। अब देखो इनका यूज क्यों होता है अनसैचुरेशन में, जो Br2 CCl4 है वो ब्राउन कलर का होता है तो एल्कीन के साथ मिलकर ये कलरलेस बना देते हैं, उसी तरह KMnO4 सॉल्यूशन पर्पल कलर का होता है तो वो बाद में जो है ब्राउन कलर के कंपाउंड में चेंज हो जाता है, ठीक है। 22, द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl प्रोसीड वाया द एडिशन ऑफ, अब देखो प्रोपीन यानी ये और यहां पर है HOCl, तो बच्चों ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। जब आप HOCl को ब्रेक डाउन करोगे तो आपको मिलेगा Cl प्लस और OH माइनस, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है Cl प्लस, तो इलेक्ट्रोफाइल पहले इस एल्कीन पर अटैक करेगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों B Cl प्लस इन फर्स्ट स्टेप। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि Cl हमेशा माइनस होगा, लेकिन इस समय Cl O से जुड़ा है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है तो Cl प्लस हो जाएगा और O माइनस हो जाएगा, क्लियर। 23, आइडेंटिफाई ए रिएजेंट from the following list which can easily distinguish between 1 butane and 2 butane। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास है 1 ब्यूटाइन और दूसरा हमारे पास है 2 ब्यूटाइन। अब देखिए बच्चों 1 ब्यूटाइन में एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 ब्यूटाइन में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो जिन एल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन होता है उनको हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यहां पर क्यूप्रस क्लोराइड दे रखा ये वाला अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन, क्योंकि इसके साथ ये रेड पीपीटी बनाएगा, ये वाला रेड पीपीटी बनाएगा, लेकिन ये रेड पीपीटी नहीं देगा। चलिए 24, एल्काइन है HgSO4 H2SO4, इसी तरह की रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, तो यहां पर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो बच्चों एक तरफ लगेगा OH और दूसरी तरफ लगेगा H। अब क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये OH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H और CS, क्लियर। अब बच्चों ये जो है इनोल है और इसका ट्यूटामेरिज्म अब कीटोन बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा और ये H इस कार्बन पर आएगा,
तो अब कुछ ये आपको ऐसा दिखने वाला है, CH2 एंड CH3। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जब भी किसी बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो हमेशा आपको यह देखना है कि बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है। अगर बच्चों बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ESR का रेट भी बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जस्ट अपोजिट करते हैं। यानी बोलने का मतलब यह है कि बेंजीन पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो ESR के रेट को बढ़ा देगा, और बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो वो ESR के रेट को घटा देगा। अब चेक करो, सबसे पहले आना चाहिए ये वाला टॉल्यूइन, तो यानी दूसरा, ठीक। उसके बाद Cl और NO2 विड्रॉइंग है और बेंजीन सिंपल है, तो उसके बाद बेंजीन वाला आना चाहिए। आप देखो Cl कम विड्रॉइंग है, NO2 ज्यादा विड्रॉइंग है, तो फिर Cl का नंबर, फिर लास्ट में NO2 का नंबर, तो C विल बी करेक्ट आंसर। 26, when acetylene is passed through H2SO4 in the presence of HgSO4 the compound is formed। तो जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि एसिटाइलिन का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ H+ एंड Hg2+, तो यहां पर एक OH यहां आएगा, एक H यहां आएगा, अब डबल बॉन्ड यहां आएगा और ये H यहां जाएगा, यानी ये बन जाएगा बच्चों आपका एसिटिल्डिहाइड। तो आंसर हो जाएगा B। 27, which of the following catalyst is used for the following conversion। अब देखो यहां पर जो एल्काइन है, इथाइन है, वो बेंजीन में कन्वर्ट हो रही है, तो यहां पर एक फेमस कैटलिस्ट यूज होता है जिसका नाम है रेड हॉट आयरन ट्यूब। तो यहां पर जो है आयरन ट्यूब लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी जाती है, तब जाके एसिटाइलिन गैस उसके अंदर से पास होती है और हमें क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है। 28, व्हाट इज द X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो X की रिएक्शन हो रही है सोडियम के साथ, हाइड्रोजन निकल रहा है, उसके बाद Z बन रहा है, और Z की रिएक्शन हो रही है सोडा लाइम के साथ, तो क्या बन रहा है, मीथेन बन रहा है। अब देखो बच्चों, ये जो सोडा लाइम है ना, उसका काम होता है डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन तभी पॉसिबल है जब आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो। तो बोलने का मतलब जो X है वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड होगा। तो X क्या हमारे पास इथेनोइक एसिड, और इसकी जब हम सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हाइड्रोजन को निकाल देता है और इस तरह का कंपाउंड बनाता है सोडियम एसीटेट। और अब सोडियम एसीटेट की हम जो है सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहां पर जो है हमें कौन सी गैस मिलेगी, मीथेन गैस मिलेगी, और सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा। तो आंसर हो गया बच्चों बी, इथेनोइक एसिड। 29, बेंजीन, बेंजीन का नाइट्रेशन A, उसके बाद उसका ब्रोमिनेशन। तो जब हम बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है नाइट्रोबेंजीन, और जब हम नाइट्रोबेंजीन का ब्रोमिनेशन करेंगे तो बच्चों नाइट्रोबेंजीन एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन लगा देगा, तीसरी पोजीशन पर, है ना। तो कहां है, ए विल बी करेक्ट आंसर। 30, एल्कीन्स एंड एल्काइंस बोथ कैन बी ऑब्टेन बाय। अब देखो बच्चों, यहां पर एक मेथड है जिसका नाम है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से एल्कीन, एल्केन्स और एल्काइन तीनों बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया सी। 31, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन। अब देखो ब्यूटीन, सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन। तो ट्रांस ब्यूटीन इस तरह की होगी, ये R, ये H, ये R, ये H, और सिस में क्या होगा बच्चों, जो RR है वो दोनों एक साइड होंगे, ठीक है, और 1 ब्यूटीन में जो डबल बॉन्ड है वो किनारे होगा। तो 1 ब्यूटेन में सब्स्टिट्यूशन कम है, जबकि
टू ब्यूटीन में सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, तो टू ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए और उसमें भी ट्रांस वाली ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो ट्रांस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन और वन ब्यूटीन, बी विल बी करेक्ट आंसर। 32, ये एल्कीन है और इसकी रिएक्शन करनी है HBr के साथ। तो बच्चों यहां पर क्या एडिशन होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो जो Br है वो उस कार्बन पर अटैक करेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो बच्चों देखो, ये बेंजीन के जो नजदीक वाला कार्बन है ना, ये बेंजाइल कार्बन कटायन बनेगा। बेंजाइल कार्बोकैटायन बनने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पर Br का अटैक करके आप इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ये देखो बी। ठीक, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ में आपको ये देखना है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो किस कार्बन पर अटैक करवाना है। अब देखो यहां पर एक एल्काइन है, HCl के साथ रिएक्शन हो रही, बी बन रहा, फिर HI के साथ रिएक्शन हो रही। तो बच्चों जब किसी एसिमेट्रिक एल्काइन पर HCl का एडिशन होता है तो वो भी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ही होगा। तो जो Cl है वो बीच वाले कार्बन पर चला जाएगा, तो हमारा ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा आपको Cl, और अब इसकी रिएक्शन करानी है HI के साथ। ठीक, और यहां पर डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो बच्चों, जहां पर Cl जुड़ा है ना, वो जो कार्बोकैटायन है वो रिजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल है। तो जो I है वो दोबारा से उसी कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर Cl ने अटैक किया था। तो Cl और I एक ही कार्बन पर लगने वाले हैं, तो आंसर हो जाएगा C। तो एल्काइन में HCl और HI कार्बोकैटायन यानी मार्कोनिकॉफ एडिशन के थ्रू ही काम करेंगे। 34, a group which deactivate the benzene ring towards electrophilic substitution reaction but which direct the incoming group to ortho and para position। और बच्चों ऐसा एक ही ग्रुप है जिसका नाम है हेलोजन यानी क्लोरीन। जो क्लोरीन ग्रुप है अगर वो बेंजीन पर अटैच्ड होता है, क्लोरीन है कोई भी हेलोजन आप लगा लो, है ना, तो इस पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से ये रिजोनेंस करेगा यानी +R। लेकिन बच्चों इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होने की वजह से ये -I इफेक्ट भी शो करता है। तो बेंजीन रिंग को ये डीएक्टिवेट करेगा ड्यू टू -I इफेक्ट। तो डीएक्टिवेट कर रहा है, ESR को कम करता है, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन किसकी वजह से हो रहा है, +R की वजह से। इसलिए जो ग्रुप इस पर अटैच्ड होगा वो ऑर्थो एंड पैरा पर होगा, लेकिन बेंजीन रिंग -I इफेक्ट की वजह से डीएक्टिवेट होगी। 35, the species responsible for nitration and sulfonation by the nitric acid, concentrated sulfuric acid and fuming एस्टोसोपोर। यानी नाइट्रेशन के लिए आप इन दोनों केमिकल का यूज करते हो, जबकि सल्फोनेशन के लिए इस केमिकल का यूज करते हो। तो बच्चों नाइट्रिक एसिड में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो बनता है NO2+, और सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो बनता है SO3, ओनली SO3। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ये देखो बी, NO2+ एंड SO3। 36, which of the following statement is correct? पहला, ब्रोमिनेशन ऑफ टॉल्यूइन अकर फास्टर देन बेंजीन। यस, बेंजीन के ऊपर टॉल्यूइन CH3 ग्रुप लगा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ESR हमेशा फास्ट होगा, ये करेक्ट है। तो मुझे लगता है ये आंसर होना चाहिए। बी देखो, नाइट्रेशन ऑफ टॉल्यूइन इज डिफिकल्ट देन नाइट्रोबेंजीन, ये गलत है। टॉल्यूइन का नाइट्रेशन ज्यादा फास्ट होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोबेंजीन। तीसरा, ब्रोमिनेशन, द ब्रोमोनियम आयन इज गुड न्यूक्लियोफाइल। ब्रोमोनियम आयन इज इलेक्ट्रोफाइल नॉट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और लास्ट वाला है, इफेक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इज नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन नहीं होता है, ये होता है नाइट्रेट आयन होता है। क्लियर। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक वो सिस्टम होता है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो बच्चों ये देखो यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। क्लियर, बाकी सारे के सारे कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। 38, बेंजीन, एसिटाइल क्लोराइड A, फिर जिंक अमलगम और HC। तो जब बेंजीन की एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है तो ये कंपाउंड बनता है एसिटोफिनोल, और इसको हम बोलते हैं फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब देखिए बच्चों, आगे दिया है जिंक अमलगम और HCl। ये मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन में भी बताया था कि इसका काम क्या होता है।
तो ये एक नेम रिएक्शन का रिएजेंट है जिसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो बच्चों ये क्या करते हैं, CO को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो CO कन्वर्ट इनटू CH2, तो आंसर हो जाएगा CH2 एंड CH3 यानी इथाइल बेंजीन। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहां पर फिनॉल एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है जिसका जो +R इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। क्लोरोबेंजीन एंड बेंजीन हेक्साक्लोराइड आर ऑब्टेन फ्रॉम द बेंजीन बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ। तो देखो क्लोरोबेंजीन कब बनेगा, क्लोरोबेंजीन तब बनेगा जब क्लोरीन के साथ FeCl3 होगा या ElCl3 होगा। क्लियर, तो तब अब क्लोरोबेंजीन बनेगा। और बच्चों बेंजीन से बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी ये वाला कंपाउंड, तो यहां पर बेंजीन के सारे बॉन्ड निकल जाते हैं यानी एडिशन रिएक्शन होगी। तो जब क्लोरीन जो है लाइट की प्रेजेंस में बेंजीन से रिएक्शन करेगा। तो बच्चों आंसर हो गया D, एनहाइड्रस AlCl3 एंड डायरेक्ट सनलाइट। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वुर्ज फिटिक रिएक्शन। अब देखो वुर्ज का मतलब होता है एल्काइल हैलाइड और फिटिक का मतलब होता है एराइल हैलाइड। तो जब एक एल्काइल और एक एराइल हैलाइड आपस में कनेक्ट होते हैं और हाइड्रोकार्बन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड वुर्ज फिटिक रिएक्शन। तो बच्चों देखो ए वाला ऑप्शन, ये एराइल हैलाइड और ये एल्काइल हैलाइड, तो बनेगा टॉल्विन। तो आंसर हो जाएगा ए। 42, नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बेंजीन by using the mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. In this nitrating mixture HNO3 act as। तो बच्चों यहां पर जो HNO3 है वो बेस की तरह काम करता है, भले ये एसिड है लेकिन यहां पर किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है। देखो HONO2 प्लस HHSO4 माइनस, तो यहां से निकलेगा OH माइनस और यहां से निकलेगा H प्लस, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे और एक तरफ आपका मिल जाएगा HSO4 माइनस और दूसरी तरफ होगा NO2 प्लस। तो बच्चों NO2 प्लस तभी पॉसिबल है जब OH निकलेगा। तो कोई कंपाउंड जब OH देता है तो किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है। ठीक है। 43, बेंजीन और यहां पे क्या है प्रोपीन और H3PO4। अब देखो बेंजीन और बेंजीन पर प्रोपीन रिएक्शन कर रही है। अब देखो जो प्रोपीन है वो एक तरह का कार्बोकैटायन जनरेट करेगा, प्रोपीन से कार्बोकैटायन बनेगा। तो प्रोपीन से बच्चों दो कार्बोकैटायन पॉसिबल है, एक ये और एक ये, लेकिन जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए बेंजीन पर सीधे सेकेंडरी कार्बोकैटायन वाला कार्बन अटैच्ड हो जाएगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, न कि नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन। क्लियर। अरेंज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ दीज कंपाउंड। तो क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन है, टॉल्विन है और नाइट्रोबेंजीन है। तो बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें पता करना है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, टॉल्विन, क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो थर्ड पहले आ जाएगा, थर्ड वाला हो गया, आंसर ये हो गया। उसके बाद आ जाएगा बेंजीन, क्योंकि बेंजीन पर कोई भी ग्रुप नहीं है। उसके बाद आ जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन है वो लेस डीएक्टिवेटिंग है, जबकि नाइट्रोबेंजीन में जो NO2 ग्रुप है वो ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो कौन कौन से कंपाउंड है। एक तो हमारे पास है बेंजोइक एसिड, दूसरा है क्लोरोबेंजीन, तीसरा है बेंजीन और चौथा है फिनॉल। अब देखो बच्चों ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है यानी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, तो सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद ये दोनों डीएक्टिवेटिंग है तो दूसरे नंबर पर ये आएगा। ये ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है, ये कम डीएक्टिवेटिंग है, तीसरे नंबर पर आएगा। चौथे नंबर पर ये वाला आना चाहिए। तो बेंजोइक एसिड सबसे लास्ट होगा और फिनॉल सबसे पहले होगा। तो फिनॉल, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन और बेंजोइक एसिड, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, थैंक यू वेरी मच।